Hello friends, welcome to all of you to the another video. So in this video में हम as mentioned in my last video that we will cover each and every chapter of accounting. So this is our first chapter, introduction to accounting. So yeah, hi myself Manohar Verma and चलिए शुरू करते हैं. So this is the first chapter. आप मेरे साथ बने रहिए एंड वी विल कवर द होल चैप्टर इन दिस वीडियो इटसेल्फ एंड लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यू हैव अ वेरी गुड स्टार्ट. आपको इन सब पूरे चैप्टर का एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा. वी विल कवर ईच एंड एवरी पैराग्राफ. इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ कवर करेंगे. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. लेट मी क्लोज दिस वन सेकेंड. सो जैसे कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर हमें बताएगा कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग, हाउ इट स्टार्टेड. ओके देन हमें इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स का अकाउंटिंग का पता चलेगा कि अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स कौन सी यूज़ होती हैं. ठीक, एंड मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को छोटे से छोटा रखूँ. ओके तो चलिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस चैप्टर के अंदर. बेसिकली हम क्या क्या सीखेंगे, तो हम मीनिंग सीखेंगे, नीड ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे, देन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग को हम किस तरीके से एज एन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि अकाउंटिंग जो है वो दूसरी हमारी रिपोर्ट्स के लिए किस तरीके से एक सोर्स बनता है जिसके बेसिस पे हम दूसरी रिपोर्ट्स अपनी बनाएंगे. एंड इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की अब अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, वाई वी डू अकाउंटिंग, इसका रियल लाइफ में मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है. ओके क्या पर्पस है इसका. देन रोल ऑफ अकाउंटिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे. बेसिक टर्म्स जो भी हम अकाउंटिंग के है वो जो भी हमारे आगे काम आएंगी, छोटी मोटी बेसिक टर्म्स उनको हम पढ़ेंगे. ओके मैंने इसके अंदर चैप्टर के अंदर बेसिकली सब चीज़ें एक बार गो थ्रू कर ली है और मेन चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं आपको उससे बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाएगी इस चैप्टर की. अदर देन एल्स आपको कुछ भी रीड करने की ज़रूरत नहीं है. और अगर मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया देन आई विल गिव यू अ ब्रीफ थोरो नॉलेज ऑफ डैट. ओके मैं आपको एक अच्छे तरीके से उसके बारे में बताऊंगा. फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जो है वो कहता है कि अर्लियर जो ओवर द सेंचुरीज जो अकाउंटिंग था वो सिर्फ किससे रिलेटेड था कि डेट वी हैव टू कीप फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ओके पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए अपनी रिकॉर्डिंग के लिए ही अकाउंटिंग करते थे. लेकिन आजकल के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि हमें सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करनी. ओके हमारा जो रोल है, द रोल ऑफ एन अकाउंटेंट है शिफ्टेड ओके टू प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन. अब हमें नॉट ओनली कि हमने रिकॉर्ड कर लिया और हमारी जॉब ख़त्म होगी, नहीं ऐसा नहीं है. अब हमें उसके अकॉर्डिंग मतलब जो हमने रिकॉर्ड किया है उससे क्या कंसाइज इंफॉर्मेशन निकल के आ सकती है, उससे क्या रिपोर्ट्स, क्या आपके एनालिसिस निकल के आ सकते हैं, वो सब भी इसके अंदर अब इंक्लूड हो गया. ओके सो दिस इज़ जस्ट कि हाउ अकाउंटिंग कैसे कैसे ग्रो कर रही है, कि अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो बड़ा होता जा रहा है. ओके तो पहला पैराग्राफ यही बताता है हमें. देन सेकंड इज़ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं और कुछ नहीं है कि अकाउंटिंग क्या है. आप अकाउंटिंग के अंदर अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को. ओके देन उनको क्लासीफाई करते हो डिफरेंट आइटम्स में. ओके सपोज़ आपने कुछ खर्चे किए, आपने किसी को पैसा देना है, आप एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो. देन उस ट्रांजैक्शन को आप क्लासीफाई करते हो डिफरेंट आइटम्स में. सपोज़ आपने 10 तरीके की ट्रांजैक्शन थी, उस 10 तरीके में से आपके 5-10 अलग खर्चे थे जिसमें से 5 खर्चे आपके बिलोंग करते थे एम्प्लॉय से रिलेटेड, तो आप उसको एक एम्प्लॉय कॉस्ट बोल दोगे. देन वन सेकेंड ना, हाँ तो आपके 5 अलग खर्चे थे 1 2 3 4 5. ओके देन उन 5 खर्चों में आपके 2 खर्चे जो थे वो बिलोंग करते थे एम्प्लॉय कॉस्ट से. ओके तो आप उनको एम्प्लॉय कॉस्ट में क्लासीफाई कर दोगे. 2 खर्चे आपके बिलोंग करते थे स्टेशनरी, देन आप उनको स्टेशनरी में, ठीक है. एंड एक खर्चा आपका बिलोंग करता था यू कैन से रेंट. ओके देन आप उसको रेंट में क्लासीफाई कर दोगे. तो ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देन उनको क्लासीफाई करते हैं इन डिफरेंट आइटम्स.
और उन क्लासिफिकेशंस को फिर हम समराइज़ भी करते हैं, ठीक है। समराइज़ कैसे करते हैं कि ये जो सारे खर्चे हैं इनको हम एक जगह पे दिखाते हैं, जैसे कि हमारा पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, जो हमें बताती है कि बिज़नेस के कितने खर्चे हुए, कितनी रेवेन्यू हुई। फिर हमारी बैलेंस शीट होती है एक, आपको ये टर्म्स धीरे धीरे सब अच्छे तरीके से समझ आने लगेंगी। एंड आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ़ यू, आप सबको पता होगा कि व्हाट इज़ बैलेंस शीट एंड पी एंड एल, ठीक है। सो वही इसमें बताया है कि इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। आप पहले इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर आप उस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स में आपको बताऊंगा क्या होती है आगे। एसेट्स आपके जो बिज़नेस चीज़ें ओन करता है, ओके। देन उसको समराइज़ करते हैं। तो समराइज़ करने के बाद आपको एक इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि ओके हमारा बिज़नेस ऐसा चल रहा है, हमारा बिज़नेस अभी ग्रो कर रहा है, हमारे बिज़नेस के प्रॉफिट्स अच्छे हो रहे हैं, हमारे बिज़नेस को कितने पैसे किसको देने हैं, हमारे बिज़नेस क्या क्या ओन करता है। लाइक हमारे बिज़नेस में 50 गाड़ियाँ हैं, तो वो सब समराइज़, एक इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करते हैं, ठीक है। और आप किन इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करते हो इसके अंदर, जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है, में आप बता सकते हैं, क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग है वो सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करता है विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू मॉनेटरी टर्म्स, ओके। अगर कोई आपका ऐसा चीज़ है जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आ सकता, देन आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। Then the second definition also says that identifying, measuring and communicating economic information. The word here is economic. Okay. To permit informed judgments and decisions by users of information. Economic here means that can be converted into monetary terms. So आप उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करते हो, उन्हीं खर्चों को दिखाते हो अपने बुक्स में, जो आपके मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मनी टर्म्स में। सो यहाँ पे एक नीचे चार्ट है, जो चार्ट आपको एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ प्रोसेस। एक इकोनॉमिक इवेंट होता है, ठीक है। अब इकोनॉमिक इवेंट क्या है वो हम नीचे देखेंगे। देन इकोनॉमिक इवेंट इज़ जनरली लाइक कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी जो मनी टर्म्स में होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस की होती है जिसको आप मनी टर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। देन फिर अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, समराइज़ करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वो तीनों चीज़ें करते हैं जो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ी, ठीक है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। अब उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो निकल के आती है समराइजेशन के बाद कि ओके आपकी बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लोज, कोई अलग अलग स्टेटमेंट्स आपकी रेडी है मैनेजमेंट के लिए। उस इन्फॉर्मेशन को आप कम्युनिकेट करते हैं किसको, डिसीजन मेकर्स को। एंड उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन मेकर्स जो होते हैं वो अपने एक्शंस लेते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकर कौन है? आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, आपके जिनसे आपने पैसा लिया है वो हो सकते हैं, जिनसे आपने पैसा लेना है वो हो सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट हो सकती है। सो ऑल दीज आर डिसीजन मेकर। कि आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहेगा कि ओके आप हमें दिखाइए कि आपकी कितनी सेल्स है पिछले साल की, पिछले 5 सालों की, तभी हम आपको लोन देंगे, ठीक है। तो बैंक हो सकता है, एक्सटर्नल पार्टीज, बहुत सारे लोग आपके डिसीजन मेकर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक सर्कल काम करता है, एक ट्रांजैक्शन होती है, देन उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, देन आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, देन उसको आप डिसीजन में लेते हैं, डिसीजन मेकर जो होते हैं उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस पे मैंने काटा मारा हुआ है, ओके। देन एक छोटी चीज़ मैंने हाईलाइट करी थी कि डेबिट एंड क्रेडिट। आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि हाउ डेबिट एंड क्रेडिट came in the accounting. So it comes from an Italian term called debito. Okay, here you can see debito, which comes from Latin debita. Okay, it means owed to the proprietor. You are the proprietor. If you debit something, the other party has to pay that to you. Okay, so you own something, so you debit. If you debit something, it means debita means you own something, you have to receive something from the other person. Then again the credit comes from Italian term credito, okay, that again comes from Latin credo, which means ट्रस्ट और बिलीफ, बट आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ओड बाय द प्रोपराइटर। तो अगर आपने कुछ क्रेडिट किया है देन यू ओ दैट थिंग टू समवन एल्स, ओके। ओ मीन्स ओड बाय यू, ओके, and there was owed to you. Debit means owed to you and credit means owed by you.
सो आपको मिलेगा एंड आपको देना है. हेयर हाउ डेबिट एंड क्रेडिट कम्स इन द पिक्चर. नाउ एक बार चार्ट का देखते हैं. तो फर्स्ट वाज द इकोनॉमिक इवेंट वाज हैपनिंग. ओके, सो व्हाट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट? इकोनॉमिक इवेंट इज़ नथिंग. अगर आपके बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप सेल कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो कुछ, आप कोई अपने बिज़नेस के लिए मशीनरी ख़रीद रहे हो, आप बिज़नेस के लिए कोई खर्चे कर रहे हो, ठीक है. एवरी ट्रांजैक्शन जो आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट फॉर यू. किसी भी ट्रांजैक्शन को आप मॉनेटरी टर्म्स में अगर कन्वर्ट कर सकते हो, सो दैट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट. मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको. लाइक परचेज ऑफ मशीनरी. ओके, परचेज आपने मशीनरी की. ओके, यू नो दैट मशीनरी इज़ कॉस्टिंग यू 100 रुपीज़. सो या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो दैट इट इज़ ऑफ 100 रुपीज़. सो दैट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट फॉर योर बिजनेस. अब उस मशीनरी को आपने परचेज़ किया, अगेन देन आप उस मशीनरी को फैक्ट्री से अपने बिज़नेस तक लेके आओगे, देन आपने कुछ खर्चे किए, ठीक है, उसको वहाँ से फैक्ट्री से अपने बिज़नेस तक लाने के लिए. दैट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक इवेंट बिकॉज यू विल पे समथिंग टू द ट्रांसपोर्टर. ओके, तो वो ट्रांसपोर्टर को आप जो पैसे दोगे, दैट इज़ अगेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी ना. दैट 100 रुपीज़ यू विल पे, 200 यू विल पे अगेन. सो दिस इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट. ओके, उसके बाद आप उस मशीनरी को इंस्टॉल करवाओगे, देन आप उसके लिए भी कुछ पैसे दोगे, उस इवेंट के लिए भी कुछ पैसे लग रहे हैं और वो मेजरेबल है मनी टर्म्स में, कितने पैसे लग रहे हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक इवेंट. सो ऐसे कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपकी जो एक मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट. अब उसके बाद जो इकोनॉमिक इवेंट है दैट कैन बी विद इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पार्टीज़. ओके, सो अगर आपका इंटरनल इवेंट क्या है और एक्सटर्नल इवेंट्स क्या हैं, तो ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक्सटर्नल इवेंट्स, ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एक्सटर्नल इवेंट्स. तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देन बिकॉज वो आपके एम्प्लॉय हैं, देन दैट इज़ एन इंटरनल इवेंट. ओके, हेयर यू कैन सी इंटरनल इवेंट. मैं अपना चेंज कर लेता हूँ. ओके, दिस इज़ एन इंटरनल इवेंट. ओके, सो अगर आप बिज़नेस के बाहर कोई अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देन उस ट्रांजैक्शन को आप कहेंगे एक्सटर्नल इवेंट. ठीक है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज कि आप कोई सेल कर रहे हैं, देन आप कोई कस्टमर को कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम सप्लायर्स. ये तीनों ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस से आउटसाइड पार्टी से ट्रांजैक्शन हुई. ओके, सो दीज ऑल विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल इवेंट्स. सो अब आपने अपने वर्कर्स को पेमेंट दी, वेजेस दी, ठीक है, उनकी सैलरीज दी, सो वो इंटरनल इवेंट है. तो इकोनॉमिक इवेंट आपके दो पार्ट्स में क्लासीफाई हो सकते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सेकेंड. इकोनॉमिक इवेंट्स, एक होता है आपका इंटरनल, एक्सटर्नल. ओके, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन विद पार्टीज, with parties outside. The organization. Sorry for the handwriting. Okay. अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना अकाउंटिंग का प्रोसेस समझ रहे हैं. तो सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स आ गए. एक इवेंट हुआ, आपका इवेंट हो चुका है. अब आप क्या करेंगे, उस इवेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो इवेंट इकोनॉमिक इवेंट था. Okay, so here the second step says that you have to identify, measure, record and communicate. First of all you will identify. आपको कोई भी ऐसा इवेंट होता है, सपोज कीजिए आपका एक इवेंट होता है, आपने एक मैनेजर को प्रमोशन दिया एंड ही बिकम्स अ सीनियर मैनेजर. सो इज़ दैट इवेंट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट? नो, बिकॉज आपने उसको प्रमोट करने के लिए कुछ अलग तो नहीं किया ना, आपके उस टाइम पे तो कुछ पैसे नहीं गए ना. सैलरी, पेमेंट ऑफ सैलरी टू हिम
दैट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट, वो हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। बट प्रमोशन ऑफ दैट मैनेजर, उस मैनेजर को प्रमोट किया आपने सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे, इज़ नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट। ओके, तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या जो इवेंट हुआ था वो इकोनॉमिक इवेंट था या नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ किस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, इकोनॉमिक इवेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि आइडेंटिफिकेशन व्हाट ट्रांजैक्शंस टू रिकॉर्ड, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक थी, उसका फाइनेंशियल करेक्टर था या नहीं था। फाइनेंशियल करेक्टर हेयर मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी और नॉट। देखिए यहाँ पे अगेन आप दे, अगर आप कुछ अपनी ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसीज़ चेंज कर रहे हैं, ठीक है, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, दीज आर नॉट इकोनॉमिक इवेंट्स। ये आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, लेकिन दीज आर नॉट इकोनॉमिक इवेंट्स एट द टाइम दीज आर हैपनिंग। आप उनकी पेमेंट करेंगे या आप उनके लिए कुछ पे करेंगे, देन इट विल बिकम एन इकोनॉमिक इवेंट। ओके, सो आप उस मैनेजर की, सब सीनियर मैनेजर की सैलरी प्रमोशन हुआ, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, जब आप उसको वो सैलरी पे करेंगे तो वो इकोनॉमिक इवेंट रहेगा। अदरवाइज प्रमोशन जो हुआ है वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। ओके, द सेकेंड थिंग इज, ओके, इवेंट हैपेंड, बट द सेकेंड स्टेप यू हैव टू मेजर इन what टर्म्स, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। then you have to measure that event, okay, it was an economic event, something आपने कुछ पे किया है, okay, then you will measure how much you have paid or how much you have to pay, ठीक है। it is not necessary for an event to be an economic event कि आपको अभी ही पे करना है, नहीं, आप आज पे कर रहे हैं या आप बाद में पे करेंगे, बट आप बाद में क्यों पे करेंगे, अभी के लिए बाद में पे करेंगे। आपने अभी उसकी सर्विस ली एंड उस सर्विस के लिए अभी आप अभी सर्विस ली, उसके लिए बाद में पे करेंगे कि अभी आपके पास पैसे नहीं है या आप उधार पे ले रहे हैं वो चीज़। ओके, इस टॉपिक से हटते नहीं है ज़्यादा। तो आपको उस इवेंट को मेज़र करना है मनी टर्म्स में। अगेन सब पूरा का पूरा फ्लो ही उसी पे बेस पे है कि ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। अगर आप उसको मेज़र नहीं कर पा रहे तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, वन सेकेंड, इफ़ एन इवेंट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, तो उसका इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, दैट इज़ नॉट एन इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट, इट इज़ एन इवेंट बट नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट। चेंजेस इन पर्सनल आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, देन हमारा थर्ड स्टेप है, सेकेंड स्टेप का थर्ड स्टेप है रिकॉर्डिंग। इवेंट हैपेंड, यू आइडेंटिफाइड दैट इट वाज एन इकोनॉमिक इवेंट, ओके, then you also measured that okay this much I have to pay for this event, okay, then what you will do next, you will record that event in your books। आपको पता चल गया कि इतने पैसे आपको देने हैं, देन आप उस इवेंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ईजी। आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन उसके बाद आप कम्युनिकेट करेंगे उस, आप जब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे देन आप उसको समराइज़ करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था यहाँ पे, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, इट इज़ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, देन आप उसको समराइज़ करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद किसको, उसके यूज़र्स को, जो भी उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स हैं जिनको उसकी नेसेसिटी है। गवर्नमेंट को यूज़ होता है टू चेक वेदर यू हैव पेड देयर करेक्ट टैक्सेस और नॉट, ओके। बैंक्स को ज़रूरत होती है, आपके जिन्होंने आपसे पैसे लेने हैं उनको भी ज़रूरत होती है, और जिनको आपने पैसे देने हैं, ठीक है, उसके लिए आपको भी ज़रूरत है, मैनेजमेंट को, आपकी मैनेजमेंट को ज़रूरत है कि वो चेक करेगी क्या हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। देन अब वो रिपोर्ट्स कैसी, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, वो सब अब मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए। देन हमारा एक तरीके से प्रोसेस इन 2 स्टेप्स में ख़त्म हो जाता है कि हम पहले इकोनॉमिक, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए थे कि व्हाट आर इकोनॉमिक इवेंट्स, आपको पता चलता है कि इकोनॉमिक इवेंट्स क्या हैं।
देन हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है जो अकाउंटिंग का वो इसमें फिनिश हो जाता है कि आप उस इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, क्या वो इकोनॉमिक इवेंट है, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. इफ़ एन इवेंट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक इवेंट देन यू विल नॉट बुक इट इन योर बुक्स, यू विल नॉट रिकॉर्ड इट इन योर बुक्स. ओके, अभी ये एक और पॉइंट है कि करता कौन है अकाउंटिंग. ओके, कोई ऑर्गेनाइजेशन करती होगी ना, ठीक है, या कोई प्रोपराइटर, कोई बिजनेस, कोई ऐसा, मतलब आप अकाउंटिंग करो, अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है, लेकिन जनरली हम क्या देखते हैं कि एक बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग हो रही है, एक पार्टनरशिप फर्म है, कोई फर्म है उसके लिए अकाउंटिंग हो रही है. तो ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वो कोई एंटरप्राइज़ है, कोई बिज़नेस एंटरप्राइज़ है, वो प्रॉफिट के लिए है या नॉन फॉर प्रॉफिट, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता. वो प्रॉफिट कमाने के लिए है वो, या वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता. ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन वो कोई भी हो सकती है, बिजनेस एंटरप्राइज, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, तो उन सब के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं. अब आपके देन अगेन सेम रिपीटेड थिंग्स. यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन हो गए जिनको आप कम्युनिकेट करते थे, मैं आपको पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, वही इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स. इंटरनल यूज़र्स वो हैं जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आते हैं. कौन है वो, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, आपकी मैनेजमेंट हो गई, आपके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए, आपका वाइस प्रेसिडेंट, मेनली आपकी मैनेजमेंट, ठीक है, इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट कवर होती है यहाँ पे मेनली. ओके, देन इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी रहे. ऑरेंज कर लेता हूँ. ओके ओके, देन आपके एक्सटर्नल यूज़र्स फिर वही जिनको आपके आइडेंटिफाइड आपके इन्वेस्टर्स हो गए, जिन्होंने आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, बैंक्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ होगी. सो ऑल ऑफ दीज, ये टैक्स अथॉरिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, ऑल ऑफ दीज आर एक्सटर्नल यूज़र्स. ओके, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए. सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड, विद द एंड बीइंग द डिसीजन दैट इज़ हेल्प बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो अकाउंटिंग है उसका लास्ट पार्ट क्या है कि एक कंसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि वाई वी वर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस. हम ट्रांजेक्शन्स को क्यों रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि हमें फ्यूचर में एक चीज़, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी. ओके, मैंने इस जगह पे इतना पैसा खर्च किया, मैंने अलग अलग तरीके, मतलब किन किन तरह के खर्चों के लिए मैंने रेंट इतना ज़्यादा पे किया, मेरी रेवेन्यू, मेरी सेल्स इतनी ज़्यादा थी, मेरे कॉस्ट जो मैंने मटेरियल परचेज़ किया, उन सब के इंफॉर्मेशन के लिए हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे ना. तो आप जब एक कंसाइज इंफॉर्मेशन बना देते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंटिंग का एंड हो जाता है कि मतलब एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, बिकॉज दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. तो आपको जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वहाँ पे अकाउंटिंग आके ख़त्म हो जाती है. ओके, देन ये वही है कि वाई डू यूज़र्स वांट द इंफॉर्मेशन, यूज़र्स को क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए. अब ये दो फटाफट हम ख़त्म करते हैं कि आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन चाहिए कि अकाउंट, मतलब जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं उनको चाहिए. क्यों चाहिए, क्योंकि उनको पता करना है कि क्या प्रॉपर प्रॉफिट बिजनेस कमा रहा है, क्या उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो सही है, गलत है. ओके, मैनेजर्स को क्यों चाहिए, यहाँ पे शेयर होल्डर्स को इसलिए चाहिए. मैनेजर्स को क्यों चाहिए, मैनेजर्स को देखना है कि क्या उनका बिज़नेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उन्होंने जिस थिंकिंग से अपने बिज़नेस में जो उनसे एक्सपेंडिचर्स कर रहे थे, क्या वो सही परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी सेल्स उसी तरीके से बढ़ रही है, क्या उनकी कॉस्टिंग उसी तरीके से कम हो रही है. इसके लिए मैनेजर्स को चाहिए. देन क्रेडिटर्स को क्यों चाहिए, क्रेडिटर्स को चाहिए, दे वांट टू लुक, क्या आपका बिज़नेस में इतना पैसा आ रहा है ना कि मैं अगर आपको आज पैसे देता हूँ तो कल आप मुझे वो पैसा वापस कर देंगे, ठीक है. देन अगेन आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, हेयर इट इज़ सेइंग प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पे आपने जो शुरू में पढ़ा था, ओनर्स और शेयर होल्डर्स, दोज हु हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जो आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है.
वो आपके बिज़नेस में चेक करेंगे कि ओके मैं आज अगर इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जिस तरीके से बिज़नेस पिछले 5 सालों से ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये सही रहेगा मेरे लिए या नहीं रहेगा। या फिर वो आपकी लास्ट 5 ईयर्स की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उसे देखेंगे एंड देन जज करेंगे कि ओके मेरे लिए ठीक रहेगा इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना या नहीं रहेगा। एक स्टार मार्क मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि ऑल्दो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है आपको एक बेस जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशंस भी होती हैं जिसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ योर टॉप मैनेजमेंट, देयर अचीवमेंट्स, देयर थिंकिंग, बट इस ओवरऑल इंडस्ट्री साइकिल, अभी इंडस्ट्री जो है वो किस लेवल पे है, इज़ इट बूमिंग, इज़ इट गोइंग डाउन, ओके स्टैग्नेशन पीरियड पे है। ये सब आपको टर्म्स बाद में समझ आएंगी। मतलब कहने का मतलब है कि आप खाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते कि आपको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। देन हेयर अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एज आई सेड अर्लियर कि अकाउंटिंग को आप अपने इंफॉर्मेशन का सोर्स बना सकते हैं। एक बार आपने अकाउंटिंग कर ली, देन उस रो डेटा के बेस पे आपके पास बुक्स में सब कुछ है, आपने हर एक खर्चा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, आपने हर एक तरीके का खर्चा रिकॉर्ड किया है, इनकम भी रिकॉर्ड की है, आपने कुछ ख़रीदा तो भी आपने वो रिकॉर्ड किया, आपने कुछ बेचा तो भी वो आपने रिकॉर्ड किया। तो उस बेसिस पे जब आपको वर्किंग करते हैं, आप चेक करते हैं कि ओके मैंने पिछले 10-5 सालों में ऐसा कौन सा खर्चा किया जो मेरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप फिर चेक करेंगे कि क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपकी अकाउंटिंग एक सोर्स की तरह यूज़ हो रही है कि आप उस अकाउंटिंग को यूज़ करके एक इन्फॉर्मेशन बनाना चाहेंगे। ओके मेरा, आप उस खर्चे को ध्यान से स्टडी करेंगे कि ये मेरा खर्चा इतना इतना बढ़ रहा है। आपको पता लगा कि ओके ये वाला खर्चा जो है मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया, फिर आप उस पर स्टडी करेंगे कि वाई इट गॉट इंक्रीज्ड, लाइक वाई इट इंक्रीज्ड सो मच। ओके तो आप उसके बेसिस पे, तो मेन जो पर्पस है वो अकाउंटिंग का डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैंने डिसैमिनेशन के लिए आपका लिखा हुआ है प्रचार एंड वितरण, मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एक अकाउंटिंग का एसेंशियल फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। कि एक बार मैं आपके लिए ये लाइन पढ़ लेता हूँ कि एज डिस्कस्ड अर्लियर अकाउंटिंग इज अ डेफिनेट प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज दैट बिगन विद द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये अकाउंटिंग क्या है, आप एक इवेंट आइडेंटिफाई करते हैं, आप उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, सब चीज़ें करते हैं और लास्ट में एक रिपोर्ट बनाते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग में जो रिपोर्ट्स बनती है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, मेनली फॉर जो भी स्टेक होल्डर्स के लिए बनती है। तो हर एक स्टेप आपस में इंटरलिंक है, ठीक है। तो वो क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए लास्ट में, एंड देन उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपके पास 5 सालों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पड़ी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो आप उनको कंपेयर करेंगे। ओके सेल्स हर साल इतनी इतनी बढ़ी, कॉस्ट हर साल इतनी कम हुई, ये इस तरीके का एक्सपेंडिचर मेरा हर साल बढ़ा, फिर आप उस पर डिस्कशंस करेंगे। तो आपका एक एज अ सोर्स यूज़ हो रहा है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है। वही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अप द सेकंड थिंग इज़ कि क्यों, मतलब किस किस तरीके से वो यूज़ होता है। आप उसको इकोनॉमिक डिसीजंस करते हो उसके बेसिस पे। ओके आपको लग रहा है कि आपके पर कंपेटिटर्स की, आपने जब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखी तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही थी, जब आपने अपनी देखी तो आपकी स्लो ग्रो हो रही थी। ओके तो आप डिसीजंस लोगे अपनी इंफॉर्मेशन देख के कि मेरे को अभी मशीनरी में मुझे नई जगह पे प्लांट लगाना है, मुझे अपना मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना है, क्योंकि मेरे कॉम्पिटिटर का तो इतना ज़्यादा है, मेरा इतना कम है, जिसके कारण उसकी सेल बहुत ज़्यादा है और मेरी सेल बहुत कम है, ठीक है। तो आप मे बी ये थिंकिंग ले सकते हो कि इफ़ आई इंक्रीज माई मार्केटिंग एक्सपेंडिचर अ लिटल बिट तो सेल मेरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वैसे इकोनॉमिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, में हेल्प करता है आपको इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग का, ठीक है। अभी द सेकेंड थिंग इज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटीज़। अगेन जब आप चेक करना चाहते हैं कि क्या मैनेजमेंट सही काम कर रही है,
तब आप अपनी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग जो आपकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है, बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनको चेक करेंगे। वो आपको बताएगी कि ओके इतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स। लाइक हमने सोचा था कि 10% बढ़ना चाहिए और 15% बढ़ा, तो ओके मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो वो आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा कि आपकी जजिंग द मैनेजमेंट एबिलिटीज़, कि आपकी मैनेजमेंट सही काम कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, ये मैं आपको मेन बता रहा हूँ, इसके अलावा आपको इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस नथिंग। ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका एक बेस बनाने के लिए, कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए वाई वी डू अकाउंटिंग, ओके हाउ वी डू अकाउंटिंग, मेनली वही है। तो इससे ज़्यादा आपको इसमें पढ़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देन आपका ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका बिजनेस ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है जो अफेक्ट कर रही है सोसाइटी को। ठीक है, जैसे कि आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से एक कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग में, जहाँ पे आपका बिजनेस, क्योंकि हम हर चीज़ सोसाइटी की यूज़ कर रहे हैं, देन हमें कुछ खर्चा सोसाइटी के लिए भी करना चाहिए। तो वो बताता है कि आपने फ्री में कितने चीज़ें बांटी। ठीक है, आप अब मतलब आपने सोसाइटी के लिए कितना खर्चा किया, तो वो सब चीज़ें भी हम रिकॉर्ड करेंगे, तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या इफेक्ट हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़, अभी दिस वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी 3-4 चीज़ों में अलग, मतलब लाइक अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग्स डेवलप होती गई, जिसके मेन पर्पसेस अलग अलग थे। सो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि हमने इतना खर्चा किया एंड हमने रिकॉर्ड किया, देन हमने एक इंफॉर्मेशन जनरेट की, दैट वाज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग में ये सब था। अभी उसके बाद एक आई कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करोगे आप अकाउंट्स के अलावा एक और अलग तरीके के रिकॉर्ड्स बनाओगे। वहाँ पे आप हर तरीके के कॉस्ट रिलेटेड खर्चे, अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके खर्चों को रिकॉर्ड करोगे एंड चेक करोगे कि कहाँ मेरी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। कंसेप्ट इज सेम, यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू रिकॉर्ड एंड देन यू हैव टू एनालाइज कि एंड आप किस पर्पस के लिए एनालाइज वो आपका एनालिसिस कर रहे हो। उससे यहाँ पे बाइफर्केशन आ जाती है कि वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ नथिंग, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आप डिसीजंस लेते हो, उस डिसीजंस को बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा और फटाफट पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बता ही दिया ऑलमोस्ट। प्रिपरेशन एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? प्रिपरेशन एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आप हर चीज़ का रख रहे हो, देन आप प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कर रहे हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है? आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो आप अलग अलग तरीके की कॉस्ट का एनालिसिस करोगे, एनालाइजिंग द एक्सपेंडिचर, तो हर खर्चे को रिकॉर्ड करोगे और देखोगे कि किस तरीके की कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? यू ड्रॉ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, आप उन दोनों से इंफॉर्मेशन निकालते हैं एंड विच हेल्प्स द मैनेजमेंट इन बजटिंग, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी, टेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। तो आपने एक बार इंफॉर्मेशन निकाली कि ओके ठीक है, इतनी कॉस्ट बढ़ रही है तो मुझे इस तरीके की मशीनरी परचेज़ करनी है जिससे मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके ठीक है, फिर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एक इन्फॉर्मेशन निकाली कि मेरा सेल्स उतना नहीं बढ़ रहा, ठीक है, जितना बढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं बढ़ रहा। ठीक है, तो फिर आपने देखा कि आपका जो सेल्स बढ़ नहीं रहा उसका कारण ये है कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण आपकी जो कस्टमर्स हैं वो दूसरे कॉम्पिटिटर से परचेज़ कर रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा प्राइस कम किया एंड देन आपकी सेल्स एकदम से बढ़ गई, तो वो प्राइसिंग डिसीजंस, टेकिंग प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो तो दिस इज़ एन ओवरऑल आइडिया मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा एक तरीके का थोड़ा इसका फर्स्ट पार्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है इस चैप्टर का, कि अभी तक हमने एक ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है कि हाउ अकाउंटिंग स्टार्टेड। ठीक है, मतलब क्या है अकाउंटिंग का, आपने रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज़ किया। ठीक है, देन हाउ अकाउंटिंग लाइक डेबिट एंड क्रेडिट फर्स्ट कम। ठीक है, आपके इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ा।
देन हमने पढ़ा कि ओके इकोनॉमिक इवेंट तो हम किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, देन कम्युनिकेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वेरी सिंपल, आपके यूज़र्स कौन से होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स हमने पढ़ा, ठीक है, क्यों उनको रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे हमने वो पढ़ा कि यूज़र्स हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि सभी यूज़र्स को रिक्वायरमेंट है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। देन हाउ अकाउंटिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा। देन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया न्यू डिसिप्लिन्स डेवलप होते गए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उन तीनों के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। अब जो हमारा एक नया कंसेप्ट है कि आप जब रिकॉर्ड करते हैं, दिस इज़ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ओके ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो दो तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसमें मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं दे हम उनको मॉनेटरी टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम अ टीचर, आई ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ठीक है, दैट यू अंडरस्टैंड, कि आपको सबसे अच्छा समझ आए, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ, दिस इज़ माई क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब यू कैन नॉट मेज़र दिस कि मेरी ये क्वालिटी है कि मैं हमेशा बेस्ट देता हूँ अपना, आप इस चीज़ को मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको नहीं पता कि ये करोड़ों रुपए की है या ये सिर्फ 10 रुपये की है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कन्वर्ट इट इनटू मनी, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव में क्या है, आप उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, इफ़ यू गो समथिंग, आप मार्केट में जाते हो एंड यू सी 2 टाइप्स ऑफ पेन, आपके पास 2 पेन है, एक पेन 10 रुपये का है, एक पेन 50 रुपये का है, ओके, देन दे हैव सम क्वालिटी, देयर इज़ प्राइसिंग डिफरेंस, बिकॉज वो जो उसकी प्राइसिंग डिफरेंस क्यों है, बिकॉज उसकी जो क्वालिटी है उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। सो इट बिकम्स योर क्वांटिटेटिव, कि आपने उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड बट आई वांट टू से कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते मनी टर्म्स में, वो आपकी क्वालिटेटिव, वो आपकी क्वालिटी होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में अब क्या आता है कि आपकी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए एंड कंपेरेबल होनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं अगेन रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स, पहले हम एक एक करके चलते हैं साथ साथ। यहाँ पे रिलायबिलिटी का मतलब है दैट इट शुड बी एरर फ्री, एरर फ्री, फ्री फ्रॉम एरर, ओके। एक रिलायबल इंफॉर्मेशन क्या होती है, रिलायबिलिटी का मीन्स क्या होता है कि ओके आई हैव टोटल फेथ इन यू, आई कैन रिलाई ऑन यू, मैं आप पे अच्छे से रिलाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एरर फ्री। जब आप उसके बेसिस पे कोई वर्किंग करो तो बाद में आपको ये ना लगे कि ओ यार मेरी सारी वर्किंग गलत हो गई क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन ही गलत थी, ओके, सो दैट वाज नॉट अ गुड इंफॉर्मेशन। तो अगर इफ़ यू वांट लाइक इंफॉर्मेशन को एक अच्छा होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल कैसे बनेगी कोई चीज़, जब वो एकदम एरर फ्री होगी। जब आप किसी से बार बार झूठ बोलेंगे तो द सेकेंड पर्सन कैन नॉट रिलाई ऑन यू, द अदर पर्सन कैन नॉट रिलाई ऑन यू, बिकॉज उसको पता है कि आप बार बार झूठ बोलते हैं और कभी मेरे को अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपकी किसी बात पे विश्वास नहीं कर सकता बिकॉज आप झूठ बोलते हैं। सो आपकी इन्फॉर्मेशन एरर फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब वो हम कैसे करते हैं, वो हम बहुत सारे कंट्रोल्स लगाते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन में कि वो हम आगे आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आगे आपको पता लगेगा कि हम एक इन्फॉर्मेशन को एरर फ्री बनाने के लिए क्या करते हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन अगर रिलायबल बनना चाहती है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए इट शुड बी एरर फ्री, जिस पे आप ट्रस्ट कर सके, ठीक है। ओके, सो एक और तरीके से कहा जा सकता है कि अगर
मैंने 10 का खर्चा किया, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो भी यही बता रही है कि आपने 10 का खर्चा किया। ठीक है, अगर मैंने करा है 10 का खर्चा और मेरी इन्फॉर्मेशन बता रही है कि आपने 100 का खर्चा किया, देन इट इज़ नॉट रिलायबल, इट इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ ओके। अब इसका एक यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा एग्जांपल दिया कि हाउ आप उसकी रिलायबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो वो वेरीफाई कर लो आप उसको इंडिपेंडेंट पार्टी से। तो हम ऑडिट्स क्यों करवाते हैं? आप कॉमर्स में आए हैं तो आपको ये भी पता है कि जैसे कुछ ऑडिट्स होते हैं, तो वो ऑडिट्स क्यों करवाते हैं? क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो एक बार चेक करना चाहते हैं कि क्या मैं इस इंफॉर्मेशन या क्या ये इंफॉर्मेशन रिलायबल है, क्या ये एरर फ्री है, ठीक है, तभी मैं इसके बेसिस पे कुछ डिसीजंस लूँगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट अवर रिलायबिलिटी इज़ कवर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि रिलायबिलिटी क्या है, कि सेकंड पर्सन उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अपनी वर्किंग कर पाए और उसको ये लगे कि हाँ ये इंफॉर्मेशन एकदम सही है। उसके लिए वो इंफॉर्मेशन का क्या होना ज़रूरी है? एरर फ्री होना ज़रूरी है। ठीक है, रिलायबल बनने के लिए, ठीक है, एक रिलायबल बनने के लिए उसका एरर फ्री है। द सेकंड पॉइंट इज़, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए इंफॉर्मेशन की? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ओके, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत रिलायबल है, एकदम सही है, जो भी था वही हमने दिखाया, करेक्ट है, लेकिन रेलिवेंट है। अब रेलिवेंट का मतलब क्या है? ओके, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सेकंड पॉइंट, रेलिवेंट। अब यहाँ पे ये क्या कहता है, आपको चाहिए था कि 10 रुपये आपने खर्चा किया, 10 को छोड़ते आपने 1000 रुपये खर्चा किया और एक आपका मैं एक एग्जांपल चेंज करता हूँ। आपकी रेवेन्यू थी, आपने सेल की 1000 करोड़ की, ठीक है। अब आप बैंक से लोन लेने गए, आपने बैंक को बोला कि बैंक मुझे एक लोन दे दे, कितने का? 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। मैं आपको ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, मैंने जो बुक्स में रिकॉर्ड किया था कि उस 100 मैंने 1000 करोड़ की सेल की थी। ओके, बैंक आया, बैंक ने वो इन्फॉर्मेशन देखी और उसमें देखा, अरे ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत पुरानी है सर, आपने तो 5 साल पहले 100 करोड़ की 1000 करोड़ की सेल की थी, ठीक है। आप लोन तो आज लेने आए हो, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल की सेल दिखाओ या उसके पिछले साल की 2-3 साल की दिखाओ, आप तो बहुत पुरानी रिकॉर्ड दिखा रहे हो मेरे को। सो अब ये इन्फॉर्मेशन, बेशक आपने वो 1000 करोड़ की सेल की थी, बट दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर बैंक, ठीक है। तो किसी यूज़र के लिए सबसे पहले तो वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट भी होनी चाहिए और साथ ही साथ रेलिवेंट भी होनी चाहिए, बिकॉज अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, देन वो किसी काम की नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन। 5 साल पहले की सेल देख के बैंक आपको आज लोन नहीं दे सकता, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज 5 साल में ख़त्म हो जाती है। तो रेलिवेंस का मतलब है कि मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम। इसीलिए क्या होता है कि जब भी इसीलिए हम क्या करते हैं, अगर 1 साल जब ख़त्म होता है तो उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जितनी भी कंपनीज हमारी स्टॉक मार्केट में होती हैं, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें फटाफट कैसे 15-15 दिनों में, 3-3 महीने, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आते हैं, वो 3 महीने ख़त्म हुए, अब उन 3 महीने का रिजल्ट कितनी देर में आ जाता है? 15 दिन, 45 दिन, मैक्सिमम लिमिट इज़ 45 डेज़। तो आपको देना पड़ता है ना उतने टाइम के अंदर, बिकॉज अगर आप उसके बाद दोगे तो यूज़र्स के किसी काम की ही नहीं रहेगी, ठीक है ना। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज़ अंडरस्टैंडेबिलिटी। अच्छा, एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी होनी चाहिए, रेलिवेंट भी होनी चाहिए, मतलब टाइम पे अवेलेबल भी होनी चाहिए। ये मैंने कैंपेन का एग्जांपल लिखा था यहाँ पे, इसको छोड़ दो, मैंने आपको दूसरा एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो दिस शुड बी अंडरस्टैंडेबल। ओके, अभी आपको अगर पता हो तो हमारे जो फॉर्मेट्स होते हैं, मतलब आप मेरे पास इसका एग्जांपल है कि डिसीजन मेकर है, उसको जब चाइना का कोई बिज़नेस है, ठीक है, चाइना का बिज़नेस है, मैं उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है वो चाइनीज़ में दे रहा है, और मैं हूँ इंडिया का एक देसी बिजनेसमैन, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। क्या वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस में मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा उस इन्फॉर्मेशन को। तो इसीलिए क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का जो एक पार्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, किसी भी इन्फॉर्मेशन दूसरे यूज़र को अंडरस्टैंड हो,
मतलब उसको अंडरस्टैंड कर पाए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन डिसीजन मेकर मस्ट इंटरप्रेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द सेम सेंस एट इट इज़ प्रोवाइडेड एंड कन्वेड टू देम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो कि वो आपको समझ आनी चाहिए और वो उसी तरीके से समझ आनी चाहिए जैसे सामने वाले ने बताया है आपको। ठीक है, तो ये भी है एक अंडरस्टैंडेबिलिटी की। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, ठीक है, 2 तरीके की कंपनीज में डिवाइड होते हैं। इंडेस मतलब आपके फॉर्मेट्स जो होते हैं, मैं यहाँ पे इसको नहीं बताता, अभी बात का कंसेप्ट है। ठीक है, इतना आगे तक नहीं जाएंगे हम, यू हैव जस्ट स्टार्टेड। इसमें क्या है कि हमेशा गवर्नमेंट ने या फिर सॉरी नॉट गवर्नमेंट, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आपके जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, उनका फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट मीन्स दे हैव प्रोवाइडेड दैट आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जब एक कंपनी ऐसे करेगी दूसरी कंपनी भी इसी तरीके से करेगी, तो आप उन दोनों को आपस में कंपेयर कर पाएंगे। एक कंपनी दे रही है रेवेन्यू, यहाँ पे खर्चे नीचे, ठीक है, रेवेन्यू आपकी सेल्स और सारे एक्सपेंसेस माइनस करके आपका प्रॉफिट दिखा दिया। एक कंपनी क्या कर रही है, एक कंपनी कुछ और तरीके से कर रही है, वो ऊपर खर्चे दिखा रही है, नीचे रेवेन्यू दिखा रही है, कर वही रही है, निकाल प्रॉफिट ही रही है, लेकिन मतलब प्रेजेंटेशन उल्टी सीधी कर दी। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं, तो इसलिए फॉर्मेट्स पहले से डिसाइडेड है, तो उन फॉर्मेट्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो कंपेरेबल बन जाए, एंड कंपेरेबल के साथ साथ वो अंडरस्टैंडेबल भी हों। तो अगर एक, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मुझे ये पता है कि इन टर्म्स का यूज़ होता है। अगर कल को किसी और कंपनी ने एक नई टर्म जनरेट कर दी, ठीक है, तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर मी टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अंडरस्टैंडेबिलिटी इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो अभी हमारे पास यहाँ पे, एंड देन कंपेरेबिलिटी मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बता दिया कि फॉर्मेट्स डिसाइडेड होते हैं। अगर आप आज इस साल एक अलग इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, देन अगले साल आप ट्रायंगल में इंफॉर्मेशन दे रहे हो। दीज आर जस्ट आई एम यूजिंग फॉर एग्जांपल कि मतलब आपका पहले साल का डिज़ाइन कुछ और था, दूसरे साल आपका डिज़ाइन कुछ और है, आप कोई और टर्म्स यूज़ कर रहे थे। पहले साल आप रेवेन्यू यूज़ कर रहे थे, दूसरे साल आपने सेल्स यूज़ किया, तीसरे साल आपने एक नई टर्म यूज़ कर ली उसके लिए। ठीक है, एक बिज़नेस यूज़ कर रहा है इनकम, एक बिज़नेस रेवेन्यू, एक बिज़नेस सेल, तो थोड़ा सा इशू हो सकता है एक यूज़र को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो और ठीक है, तो मतलब बेसिक मतलब यही है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो कंपेरेटिव होनी चाहिए। तो अगर आपके फॉर्मेट सेम है, आप हर साल रेवेन्यू ऊपर दिखाते हो, कॉस्ट नीचे दिखाते हो, तो नेट प्रॉफिट दिखाते हो, तो अगले साल भी आपने रेवेन्यू ऊपर दिखाई, कॉस्ट, तो जब आप काम करोगे इस इंफॉर्मेशन पे तो आपको ईजी रहेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो कंपेरेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग। ठीक है, पहले साल आप कुछ मतलब आप बिजनेस, आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे रुकता हूँ इस चीज़ के लिए, आपको इतना समझ आएगा। ठीक है, तो जो मेन करेक्टरिस्टिक्स थी, क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स, कि आपको आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एरर्स, ओके, रेलिवेंट होनी चाहिए, इन टाइम होनी चाहिए कि आपके लिए वो चीज़ अभी उसका कोई मायने है या नहीं है। आप आज की इन्फॉर्मेशन को 50 साल बाद दिखाओगे, वो उस टाइम पे मेरे लिए मायने रखेगी या नहीं रखेगी, वो उस टाइम पे मेरी नीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि मुझे उस टाइम पे 50 साल पहले की चीज़ चाहिए, तो वो 50 साल पहले की मेरे लिए मायने रेलिवेंट है। ठीक है, यू अंडरस्टूड। लेकिन अगर मैं लोन लेने जा रहा हूँ और मैं बैंक को अपनी 50 साल पहले की इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर बैंक। ठीक है, रेलिवेंस या रेलिवेंट, आप दोनों में से कोई भी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि सामने वाले को समझ आना चाहिए कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं जिस तरीके से दिखा रहा हूँ उसी तरीके से उसको दिख रही है ना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो सामने वाले को अगर समझ ही नहीं आएगा तो वो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे करेगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, देन कंपेरेबिलिटी, अब इसको हम फटाफट से ख़त्म करेंगे। मेरे को लगता है कि आपको यहाँ तक जितना मैंने बताया है, इसके बेसिस पे दिस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत जल्दी इजीली समझ आएगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। आप क्यों अकाउंटिंग करते हो? क्योंकि आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहते हो। प्रॉपर एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर केप्ट रेगुलरली। सिंपल थिंग, आपको हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है। आपने कोई भी खर्चा किया, देन सेकेंड थिंग कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आप बिजनेस अल्टीमेटली किस लिए रन होता है?
बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए रन होता है। आपको प्रॉफिट चेक करना है, लेकिन आप प्रॉफिट कैसे चेक करोगे? आप पहले रिकॉर्ड रखोगे, उस रिकॉर्ड से आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, फिर लास्ट में आपको मतलब हर बिजनेस ओनर को क्या होता है कि उसके बिजनेस यहाँ पे क्या लिखा है, ओनर्स ऑफ बिजनेस आर कीन टू हैव एन आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट्स। तो आपको जो आपने रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो भी आपने अकाउंटिंग की, उस अकाउंटिंग के बेसिस पे आप फिर बाद में उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे। सेकंड, डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ओके, अब आपके पास प्रॉफिट और लॉस आ गया, देन जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्टीज़ हैं उनको पता लगेगा कि ओके यार ये कंपनी तो बहुत ही अच्छी है, इसके नेट प्रॉफिट्स देखो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं पिछले साल से। ठीक है, तो डिपिक्शन मीन्स टू शो हाउ यू लाइक, डिपिक्शन मीन्स यहाँ पे है टू शो योर परफॉर्मेंस। ओके, आप बता सकते हैं कि आपके पास इतनी एसेट है, आपके बिज़नेस के पास इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बिज़नेस की क्या है। देन अगेन आपने जब डिपिक्शन की तो उसको आपने इन्वेस्टर्स को, इंटरनल एक्सटर्नल पार्टीज़ को, सबको प्रोवाइड करोगे। आपने कोई रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट्स को आप मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का यूज़ करके कोई रिपोर्ट बना सकती है। ठीक है, तो वो ये सब वही है पॉइंट्स, आपको इतना डीपली इतना नहीं है, आप एक बार वन गो थ्रू कर लोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। देन रोल ऑफ अकाउंटिंग इज़ अगेन, यहाँ पे सिर्फ इतना बताया कि रोल जो है हमारा अकाउंटिंग है वो धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, चेंज होता जा रहा है। पर अर्लियर इट वाज ओनली स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, लेकिन अभी धीरे धीरे मतलब इट इज़ नथिंग बट रोल ऑफ अकाउंटिंग धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हो रहा है। पहले हम क्या करते थे, खाली डेटा रिकॉर्ड करते थे एंड छोड़ देते थे, नथिंग एल्स। लेकिन अभी हम उससे नई नई इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़ जनरेट होते हैं उससे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बताई है। यहाँ पे पता जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, आपका पर्पस भी चेंज होता जा रहा है। इट डिस्क्राइब्स एंड एनालिस मास ऑफ डेटा, ठीक है, इनटू रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स, कि आप एनालाइज करते हैं, आप डेटा को रिपोर्ट्स बनाते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे, कि किसी भी डिसीजन के लिए नॉट ओनली मतलब लाइक अ डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बेस्ड ऑन ओनली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यू नीड बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, दोनों तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए। एंड देन आई थिंक आउट ऑफ द होल चैप्टर अभी जो हम समझने वाले हैं ये थोड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि तो इसको मैं एक इसी चैप्टर में एक अलग टर्म्स में लाइक अलग वीडियो में डालूँगा। कितना है मैं, हाँ मैं इसको एक अलग वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा आपको, बिकॉज इट इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे खबर ख़त्म करते हैं एंड देन इस चैप्टर का सेकंड पार्ट में मैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द चैनल। मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको सब समझ आए, एंड इफ़ समथिंग इज़ देयर दैट आपको समझ नहीं आया, यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, थैंक्स यू।